अब जैसे ही तिमारपुर जाने का प्लान फिक्स हुआ, देवजीत और उसके दोस्त तिमारपुर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगे। देवजीत और हर्षित सबसे ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने आज तक कोई भी ऐसी रहस्यमय और श्रापित जगह नहीं देखी थी। ये दोनों तिमारपुर जाने के लिए एक एक दिन गिन रहे थे कि कब ये तिमारपुर जाएंगे। एक दिन शशांक के खास दोस्त शेखर ने बातों बातों में शशांक से पूछा, अरे शशांक, क्या तिमारपुर सचमुच में कोई हॉन्टेड प्लेस है? क्या यार वहाँ सच में आत्माएं भटकती है क्या? शशांक शेखर की तरफ देखकर बोला, अरे शेखर, तू भी कितना बुद्धू है। अगर तिमारपुर में आत्माएं भटकती तो क्या मैं वहाँ जाने की बात करता? तुझे तो पता है कि मुझे आत्माओं से कितना डर लगता है। हाँ, वो तो मैंने यूं ही आत्मा वाली बात कही ताकि सभी दोस्त तिमारपुर जाने के लिए राजी हो जाएं। दरअसल ये बात है शेखर, मुझे अपने नैनीहाल गए बरसों बीत गए हैं। अब सोचा तिमारपुर के जरिए हम नैनीहाल भी जा आएंगे। तुझे तो पता ही है मेरे नैनीहाल में नाना जी की कितनी बड़ी हवेली है। सभी दोस्त मिलकर जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने वो आत्मा वाली बात कही। तभी शशांक की बातों का जवाब देते हुए शेखर बोला, अरे यार शशांक, तेरा दिमाग खराब हो गया था यार। मैं कब से ये सोच रहा था कि यार वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, हमारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। तू भी कमाल है यार, तू भी बड़ा शरारती है। अगर सभी दोस्तों को भी वहां पहुंचकर तेरी इस बात की सच्चाई का पता चला कि तूने उनसे झूठ बोला है तो सारे दोस्त तेरी बैंड बजा देंगे। शशांक और शेखर आपस में बात ही कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि खंबे के पीछे देवजीत छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। तभी देवजीत सामने आया उनके और जोर से बोला, ओ, तो ये हमें तिमारपुर की झूठी कहानी सुनाकर वहां ले जाना चाहता था। तुम अभी रुको, मैं अभी गौरव और विशाल को बता देता हूं ये बात। तभी शशांक ने बड़ी तेजी से देवजीत का हाथ पकड़ा और बोला, यार देव, पहले पूरी बात तो सुन मेरी। मैंने झूठ ये कहा था कि यार वहां पर आत्माएं भटकती हैं, लेकिन सच पूछो देव तो रियली उस गांव में जाने वाला कोई भी शख्स पूरी रात वहां नहीं गुजार सकता। दिन ढलने से पहले वहां गया हुआ हर आदमी हर हालत में वापस निकट के कस्बे यानी मेरे नैनीहाल वाले गांव में लौट आता है। तुझे यकीन ना होना तो नैनीहाल पहुंचते मेरे नाना जी से सच्चाई सुन लियो, वो तुझे बता देंगे तिमारपुर की खतरनाक हकीकत क्या है। तभी शेखर ने घबराते हुए पूछा, खतरनाक हकीकत? ये तू क्या कह रहा है शशांक? शशांक ने गहरी सांस ली और बताने लगा, खतरनाक ही तो है तिमारपुर की सच्चाई। कहते हैं अगर अंधेरा होने से पहले कोई व्यक्ति वहां से लौट ना पाए तो तिमारपुर हमेशा के लिए उस व्यक्ति को निगल जाता है। अब तक करीब 3 व्यक्ति हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं और उनमें से तो एक वही बेचारा राजकुमार था जो तिमरा से शादी करना चाहता था। एक दिन अचानक वो राजा की नज़रों से बचकर महल से फरार हो गया और सीधे पहुंच गया तिमारपुर। अब वो वहां जाकर पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन तिमरा को पुकारते हुए इधर उधर तलाशने लगा, पर पूरा दिन गुजर गया और तिमरा का कोई सुराग नहीं मिला। और उस दिन के बाद फिर राजकुमार को कभी किसी ने नहीं देखा। देवजीत फौरन बोल उठा, अबे चल चल, और कितनी कहानियां बनाएगा तू बेकार की। इस बात पर शशांक का चेहरा गंभीर हो गया और शशांक बोला, तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना? तो जब हम तिमारपुर पहुंचेंगे तो तू उस गांव के बाहर उस राजकुमार की मूर्ति देख लियो जो राजा ने खुद अपने बेटे की याद में लगवाई थी। शेखर ने मानो देवजीत को समझाते हुए कहा, ओफो, तू भी क्या फालतू के चक्करों में उलझा हुआ है। हम कुछ दिन बाद जा तो रहे हैं तिमारपुर, तू खुद जाकर वहां की सच्चाई देख लियो। देवजीत कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, पर अगर तिमारपुर पहुंचकर मुझे शशांक की बात झूठी निकली तो मैं इस ट्रिप का पूरा पैसा शशांक से वसूल करूंगा। शशांक ने फौरन हाँ भर दी। सभी 5 दोस्त तिमारपुर की ट्रिप की तैयारियों में लग गए। शशांक ने पहले ही उन्हें जंगल और वहां के वातावरण के बारे में बता दिया था, इसलिए सभी दोस्तों ने अपने कपड़े और दूसरे सामान की पैकिंग शशांक की बातों को ध्यान में रखकर की।
जल्द ही वो दिन आ गया जब सभी दोस्त मन में उत्सुकता और रोमांच लिए शशांक के नैनीताल और फिर वहां से लगे तिमारपुर जाने के लिए निकल पड़े। दो ट्रेनें और दो दो बस बदलकर जब सारे दोस्त थके हारे से शशांक के नैनीहाल पहुंचे तो उस छोटे से कस्बे की वीरानता देखकर सभी दोस्त हैरान हो गए। वैसे तो अभी शाम के 7 बजे थे, पर पूरे कस्बे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। उस छोटे से कस्बे में बस स्टैंड भी नहीं था। कुछ दूर पर बनी पक्की सड़क के किनारे उन सब दोस्तों को उतारकर बस आगे बढ़ गई थी। कस्बे में अब तक बिजली भी नहीं आई थी, इसलिए शाम ढलते ही घना अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। शशांक और उसके दोस्तों ने कंधों पर अपना सामान लटकाया और टॉर्च ऑन करके कस्बे की ओर जाने लगे। कच्ची सड़कों पर संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। देवजीत कुछ बुनबुनाते हुए बोलने लगा शशांक से। ओ गॉड शशांक, ये तू यार हमें कहाँ ले आया? तूने तो कहा था कि तेरे नैनीहाल के पास वो विचित्र तिमारपुर है, पर मुझे तो ये कस्बा भी किसी हॉन्टेड मूवी का सेट लग रहा है। चारों तरफ इतनी खामोशी और अंधेरा, ऐसा लग रहा है कि अभी किसी पेड़ की डाली से कोई चुड़ैल कूदकर हमारे कंधों पर सवार हो जाएगी। विशाल ने भी चिढ़े हुए स्वर में कहा। उफ, इतना लंबा सफर और उस खटारा बस की सफारी, ऐसा लग रहा है कि शरीर की रीढ़ की हड्डी तक हिल चुकी है। गौरव भी कुछ चिल्लाने वाला था, तभी शशांक ने तिमकते हुए कहा, तुम सब अब ये मुझे क्यों बुला भला कह रहे हो? मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था कि हम बहुत छोटे से कस्बे में जाने वाले हैं, जंगलों का रास्ता होगा। फिर तुम इतना क्यों उखड़ रहे हो? यहाँ जंगल में कोई मेट्रो सिटी जैसी फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं। शेखर ने सबको शांत करते हुए बीच का बचाव किया और बोला, यार इस तरह लड़ने झगड़ने से क्या फायदा? क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? हम सब एक ट्रिप पर आए हैं और एक अलग ही वातावरण का हमें आनंद लेना चाहिए। और ये एक अलग वातावरण है तो हमें इसका आनंद लेना चाहिए। जंगलों के बीच से जैसे हम जा रहे हैं इसका मजा लेते हुए जाना चाहिए। अब तो जो भी हमारे सामने परिस्थिति आएगी तो सभी दोस्त उसका मिलकर सामना करेंगे। इस ट्रिप को हम यादगार बना देंगे। शेखर की बात सुनकर सभी एकदम चुप हो गए। फिर धीमे धीमे कदमों से उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। करीब 20 मिनट बाद टिमटिमाती हुई रोशनी दिखने लगी दूर। शशांक जोर से बोल उठा, आ गया, आ गया मेरा नैनीहाल, देखो वो टिमटिमाती हुई रोशनी। रोशनी बहुत ही कम थी, पर दोस्तों को वो रोशनी उस अंधकार में सूरज की तरह जगमगाती हुई दिख रही थी। सबके कदमों में एकदम तेजी आ गई थी। फिर जल्दी से सब दोस्त शशांक के नाना जी की हवेली पहुंचे। हवेली बहुत ही पुरानी थी, कुछ कुछ जर्जर हालात में थी, पर फिर भी हवेली के बाहर लगा हुआ लोहे का विशालकाय गेट हवेली की पूरी आन बान की गवाही दे रहा था। गेट के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ सन्नाटा था। कहीं भी कोई आते जाते नहीं दिख रहा था। शशांक के दोस्त थोड़े हिचकिचाते हुए गेट के पास ही रुक गए, लेकिन शशांक ने आगे बढ़कर उस पुराने मजबूत लोहे के गेट को खोल दिया, अपना पूरा जोर लगाकर। गेट के खुलते ही चर्र चर्र खड़खड़ाहट की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी और इस आवाज के गूंजते ही हवेली के भीतर से एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए बाहर की तरफ आया। बूढ़े व्यक्ति के हाथों में जलती हुई मशाल थी। बूढ़े व्यक्ति की नजर जैसे ही शशांक पर पड़ी, वो लगभग चीखते हुए बोला, अरे बेटा, तुम आ गए यहाँ अचानक, आज कैसे हो गया आना? यह सुनकर शशांक ने आगे बढ़कर उस बूढ़े व्यक्ति के चरण छुए और बोला, प्रणाम नाना जी, देखिए मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं आपसे मिलने के लिए। बूढ़े व्यक्ति ने शशांक को गले लगाते हुए प्यार से बोला, ओ बेटा, कितने बरस बीत गए, तुमको देखा नहीं था, तुम भी कितने बरसों बाद आए हो। फिर शशांक के पीछे खड़े उसके चारों दोस्तों को हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। सारे दोस्त मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति यानी शशांक के नाना जी के करीब आ गए। सबने उन्हें बड़ी इज्जत से नमस्कार किया और फिर सबके सब नाना जी के साथ हवेली के अंदर चल पड़े। हवेली के अंदर पहुंचते ही सबकी आंखों में थोड़ा सुकून मिला।
अंदर थोड़ी दूरी पर जलती हुई मशाल लगी हुई थी जो भरपूर रोशनी फैला रही थी। अंदर एक बड़े से गोल कमरे में पहुंचकर नाना जी ने सबको बैठने के लिए कह दिया और फिर अपनी बीवी यानी शशांक की नानी जी को जोर से पुकारते हुए बोलने लगे। कुछ देर बाद गलियारों को पार करती हुई शशांक की नानी वहां आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने शशांक को देखा, वे दौड़ती हुई शशांक के करीब आकर उसे गले लगा लिया और प्यार से बोलने लगी, क्या रे तूने तो हमें बिल्कुल भुला दिया था। कितने बरसों बाद तू आया है, तुझे अपनी नानी की याद नहीं आई। फिर एकदम नानी ने अंदर काम कर रहे हवेली के नौकरों को आवाज लगाई, अरे सुखी हरिया जल्दी बाहर आओ। तुरंत ही नौकर वहां जिन की तरह प्रकट हो गए। नानी ने उन नौकरों के पास जाकर उन्हें कुछ आदेश दिए, उन्हें समझाया। फिर शशांक और उसके दोस्तों से बोली, बेटा तुम लोग इनके साथ चले जाओ, ये लोग तुम्हें ऊपर वाले हॉल में ले जाएंगे। वहां पर आराम से हाथ मुंह धोकर कपड़े वगैरह बदल लो। तब तक मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। और हाँ, अभी मैं चाय भिजवा रही हूँ, तुम चाय पीकर आराम से नीचे आ जाना, तब हम खाना खाएंगे मिलकर। हरिया और सुखी ने सब दोस्तों के सामान उठा लिया और आगे आगे रास्ते दिखाते हुए चल पड़े। लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थी। दोस्तों का तो दिल धड़कने लगा था, कहीं ये सीढ़ियां उनके वजन से टूट ना जाए। सबके सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम ध्यान से रखने लगे और ऐसे एक एक कदम करते हुए वो हॉल में आ गए थे। हॉल में तो वैसे एकदम अंधेरा छाया हुआ था, पर हरिया ने फौरन अपने साथ रखी हुई मशाल से हॉल में लगी हुई मशालों को भी जला दिया, जिससे हॉल में रोशनी बिखर गई। दोस्तों का सामान हरिया और सुखी ने ठीक तरह से जमा कर रख दिया और फिर वो नीचे चले गई। शशांक और उसके दोस्तों ने पूरे हॉल में अपनी नजर दौड़ाई और फिर वहां नीचे फर्श पर बिछे हुए गद्दों पर पसर गए। सबके सब बुरी तरह थके हुए थे। 10 मिनट बाद हरिया चाय पानी लेकर आ गया। उसने सबको चाय देते हुए कहा, आप सब चाय पी लीजिए, हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइएगा, बाथरूम सामने ही है। करीब आधे पौने घंटे बाद जब दोस्त नीचे उतरकर आए तो उनकी नानी जी ने सबके लिए खाना लगाया। सब मिलकर खाना खाने लगे और बातचीत करने लगे। नाना जी ने पूछा, अरे शशांक, आज अचानक ही चला आया, हमसे मिलने आया या फिर कोई खास वजह है? शशांक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना जी, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। हाँ, पर मेरे दोस्त यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं आसपास। देवजीत के तभी मुंह से निकल गया, हाँ नाना जी, हम यहाँ तिमारपुर। अभी देवजीत की बात भी पूरी नहीं हुई थी, नानी जी घबराकर देवजीत पर चीख पड़ी, क्या क्या कहा? नहीं बेटा, वहां जाने का तो छोड़ो, उस मनूस जगह का नाम भी अपनी जुबान से कभी मत लेना। नानी जी की घबराहट देखकर देवजीत सहित सभी दोस्त हैरान हो गए। आखिर नानी जी ने इस तरह जवाब क्यों दिया? नाना जी ने बात को संभालते हुए कहा, ओफो, क्यों तुम भी फालतू की इन बातों को लेकर बैठ गई? बच्चों को जरा अपने हाथ से बनाई हुई स्पेशल डिश तो खुआओ। खाना खत्म होते ही सारे दोस्त उठ खड़े हुए। अब सबको नींद सता रही थी। अलसाते हुए सब दोस्त ऊपर आ गए हॉल में और सभी गद्दों पर लेटकर नींद में डूब गए। देवजीत भी गहरी नींद में डूबा हुआ था कि उसको अचानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। देवजीत इधर देखते हुए उठकर बैठ गया। हॉल में जल रही मशाल की रोशनी अब कम हो रही थी। हल्के प्रकाश में देवजीत को ध्यान से कुछ भी नहीं दिखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। देवजीत ने गौर किया कि फुसफुसाहट की आवाज अब जोर से आने लगी है। बेचैन देवजीत से रहा नहीं गया। वो हॉल में बनी हुई विशाल खिड़की की ओर चला गया। खिड़की से बाहर झांकते हुए तेज ठंडी हवा का झोंका देवजीत को लगा। चांद की हल्की सी रोशनी में बहुत सा अजीब लग रहा था वो इलाका। देवजीत बुदबुदा उठा, उफ, कितनी ठंडी हवा है। और फिर वो वापस पलट ही रहा था, तभी अचानक देवजीत की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के पीछे एक काला साया खड़ा था। उसके हाथ में एक मशाल थी जो बुझी हुई थी। देवजीत ने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? वहां अंधेरे में कौन खड़ा है?
देवजीत की आवाज सुनते ही साया तेजी से पलटा और फिर एकदम गायब हो गया। देवजीत हक्का बक्का होकर रह गया, अंधेरे में आंखें फाड़ता ही रह गया। आखिर वो कौन था? देवजीत सोचने लगा, नानी जी ने तिमारपुर का नाम सुनते ही मुझे खामोश क्यों कर दिया? आगे अब क्या खतरनाक रहस्यमय घटना इन दोस्तों की राह देख रही है? जल्दी इसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मैं तुम सबसे पूछता हूं, नानी जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि तिमारपुर का नाम अपनी जुबान से भी मत लेना? वो तुम कमेंट करके बताना। इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। थैंक यू।